लोग इस बार एकेडमिक काउंसिल के अंदर गए थे, कुछ चीज़ों पे हमको कॉन्क्रीट सफलता मिली है, कुछ चीज़ों पे प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ है और आगे वो चीज़ें रिजॉल्व होने का रास्ता साफ हुआ है। तो मैं बारी बारी से एक एक चीज़ का रिपोर्ट कर देता हूँ। सबसे मज़ेदार बात यह है कि वाइस चांसलर साहब को शायद इस बार के एकेडमिक काउंसिल में इस बात का अंदाज़ा चल गया था कि वो भागेंगे तो हम उनको भागने नहीं देंगे, पकड़ करके हर एक मुद्दे को रिजॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेप्रिवेशन पॉइंट से। डेप्रिवेशन पॉइंट का कैप जो है 10 से बढ़ा करके 12 कर दिया गया है और क्वार्टाइल की जो महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर, SC, ST, OBC, PH, VH, उनको 7 पॉइंट और नॉन क्वार्टाइल की जो महिलाएं हैं उनको 5 पॉइंट कर दिया गया जो अर्बन एरिया की लड़की है, जो हम सहमति बना करके गए थे ऑल ओवर में, वो फॉर्मूला पास हो। ठीक है। ये जो प्रपोजल और हुआ था ना, जिसपे हम लोग कल साइन किए, वो प्रपोजल एज इट इज पास हो गया डेप्रिवेशन पॉइंट का। उसके बाद जो OBC रिलैक्सेशन का सवाल था उसको हम लोगों ने ऑल लेवल पे करवा लिया है। तीनों लेवल पे OBC रिलैक्सेशन को ये लोग इस बार से ही लागू कराएंगे। ये दोनों ही मैटर रिजॉल्व हुआ। साथ ही साथ हॉस्टल अलॉटमेंट में 27% OBC रिजर्वेशन को भी मान लिया गया। ये उसको हम लोग रिजॉल्व किए हैं। और इसमें एक और बड़ी बात थी कि उसमें जो OBC रिजर्वेशन जो जनरल में क्वालिफाई बोल रहे हैं, ठीक है। अब जो छूटेगा बोल जो छूटेगा, OBC ने जो जनरल में क्वालिफाइड कर दिया 27% के बावजूद, तो उनको भी पहले प्रेफर दिया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं दिया जाता रहा। नहीं, उसमें ऐसे नहीं है। उसमें ये है कि अरे भाई, जितनी भी कैटेगरी है सभी कैटेगरी का सेपरेट लिस्ट बनाएंगे, मेरिट लिस्ट। जो सेंटर में हम लोगों का रिजल्ट आता है उसमें जिस तरीके से लिस्ट होता है वैसे लिस्ट नहीं बनाएंगे। जो टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे उनका सेपरेट रहेगा और OBC जो कैंडिडेट हैं उनको 27% OBC रिजर्वेशन के साथ दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि जो OBC के कैंडिडेट होते थे, अगर वो जनरल में क्वालिफाई कर जाते थे तो उनको सबसे लास्ट में हॉस्टल मिलता था। अब ऐसा नहीं होगा, उनको जो है सेपरेट लिस्ट बना करके जनरल के साथ जो वो सफ़र करते थे ऐसा नहीं होगा, उनको भी हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ये चाहिए। उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था वाइवा का, काफ़ी डिस्कशन के बाद और पिछले एकेडमिक काउंसिल से इस एकेडमिक काउंसिल में फ़र्क यही हम देख पाए कि टीचर के एक सेक्शन का अपोजिशन था, लेकिन एक सेक्शन टीचर ने ज़बरदस्त सपोर्ट किया हमारे इशू को, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। बाकायदा 2 स्कूल की डीन खड़ा होकर के, इनफैक्ट 3 स्कूल की डीन खड़ा होकर के, आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, SIS और SL के डीन ने कहा कि ये नंबर कम होना चाहिए, क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो उन्होंने नहीं कहा, डिस्क्रिप्रेशन कहा उन्होंने। कुछ भी कहिए, लेकिन उस नंबर को रिड्यूस करना चाहिए। इसमें वाइस चांसलर का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का एग्रीमेंट था, टीचर के एक बड़े हिस्से का एग्रीमेंट था, लेकिन चूंकि ये मैटर जो है सीधे तौर पे ऐसे हो नहीं सकता है, क्योंकि ये पॉलिसी लेवल का है। आप सब लोग जानते हैं कि डेप्रिवेशन पॉइंट वाले मामले में भी और OBC रिजर्वेशन वाले मामले में भी ये सेंटर के अप्रूवल के लिए जाता है। वाइस चांसलर ने एक कमेटी बना दी है जिसमें JNU SU के रिप्रेजेंटेटिव, जुनूटा के रिप्रेजेंटेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खास करके डिप्राइव्ड कम्युनिटी के जो टीचर हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट करके एक कमेटी बना देगा। और ये कमेटी ऐसा नहीं है कि कमेटी आज बना दिया और 3 साल तक रहेगा। वाइस चांसलर ने कमिट किया है कि अगले ही एकेडमिक काउंसिल में पास करा करके 20 पे तो अभी वो पास करने के लिए तैयार थे, 30 से घटा करके 20 करने पे, लेकिन हम लोगों का था 10 से 15, इसीलिए हम लोग 20 वाले प्रपोजल को माने नहीं। तो फिर वो लोगों ने कहा कि इस पर क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, इस पे कमेटी उन्होंने बना दिया है और कहा है कि अगले एकेडमिक सेशन से ही ये लागू हो जाएगा। मतलब इस बार से नहीं, लेकिन अगली बार से जो कमेटी रेकमेंड करेगी, जैसे डिप्रिवेशन कमेटी में पटना कमेटी ने जो रिकमेंड किया उसको उन्होंने एज इट इज़ एडमिशन पॉलिसी में अडॉप्ट कर लिया है। उसी तरीके से वाइवा के नंबर को रिड्यूस करने को भी वो लोग अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपली एग्रीमेंट वाइस चांसलर का और दूसरे टीचरों का भी उसमें था। टाइम बाउंडेशन मतलब इससे अगले टाइम, यही टाइम बाउंडेशन उन्होंने दिया है।
इसके साथ साथ कुछ और इश्यूज हमारी तरफ से थे जिसको हम लोगों ने उठाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उसको हम लोग नहीं करा पाए। जैसे ये हालांकि SIS की डीन और दूसरे डीन ने भी उस पर खड़ा होकर के बाकायदा कहा कि अभी क्या होता है कि MPhil से PhD में जाने के लिए जो मिनिमम CGPA है वो है जनरल कैटेगरी का 6 और SC ST का है 5.5 और OBC का भी 6 है। तो उसको बाइफरकेट करने का सवाल जो है हम लोग उठाए, और एक लड़की का जो मसला है SIS का CPOT का उसको भी अटैच करते हुए हम लोगों ने उस मसले को उठाया। लेकिन उसमें जो जवाब आया टीचर की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि ये ऑर्डिनेंस को हम लोग इस तरीके से नहीं बदल सकते हैं कि मतलब एकेडमिक काउंसिल में तुरंत बैठ करके हम लोग ऑर्डिनेंस चेंज कर देंगे, और जो ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है उसको हम लोग वो नहीं कर सकते हैं, बाईपास नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि ऑर्डिनेंस को कई बार जो है ऑर्डिनेंस से अलग एक्सेप्शन केस बना करके कुछ किया जाता है। उस पर एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब ये था कि मैटर जो है वो कमीशन के पास है, फर्स्ट हियरिंग के बाद जो है हम इस पर विचार करेंगे। तो उस इशू को हम लोग क्लिंच नहीं करा पाए। वो इशू एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो इशू होता है वो सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं ये लोग एनी अदर एजेंडा में। तो हम लोगों के पास इश्यूज कई होते हैं और उन इश्यूज को एक एक करके बोलते उसमें बहुत सारा सबसे ज़्यादा समय जो है वो वाइवा वोसी वाले सवाल पे ही चला गया, और जो हमारे दूसरे इशूज थे उसको हम लोग ठीक से मतलब बहुत समय लेकर के नहीं बोल पाए। जैसे ये मुस्लिम डेप्रिवेशन पॉइंट वाला जो मसला था कि उस पर कमेटी बना देना चाहिए। हालांकि वाइस चांसलर ने कहा कि हम जो वाइवा के लिए कमेटी बना रहे हैं हम इस एजेंडे को भी ऐड करेंगे कि डिप्रिवेशन पॉइंट के मैटर को ही देखें, या जो पुराना कमेटी है अजय पटनायक की इसी कमेटी को हम लोग कंटिन्यू करा देंगे कि माइनॉरिटी डिप्राइवेशन के मैटर को भी ये लोग देखें। लेकिन इस पे जो है कंक्रीट रेजोल्यूशन जो है वो पास नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से ये आज के एकेडमिक काउंसिल की रिपोर्टिंग है, और बाकी और चीज़ों पे साथी जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड प्रेसिडेंट ने मोटा मोटी आपको रिपोर्टिंग रख दिया। एक पॉइंट बस छूट गया था कि जो डायरेक्ट PhD में रिजर्वेशन की बात है वो भी मान लिया गया है कि डायरेक्ट PhD में जो रिजर्वेशन है उसको लागू किया जाएगा। हम लोग इस बात को बोले कि पिछला जो डाटा हम लोग दिए थे कि 92 में 2 ही रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए सेंटर वाइज अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो हम लोग बोले कि स्कूल वाइज आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी उसको रिजर्व, लेकिन आपको मानना पड़ेगा और लागू करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बोले कि रिजर्व कैटेगरी के अगर स्टूडेंट्स हैं उनको रिजर्व दीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, नहीं आने का बहाना देकर उसको खाली मत छोड़िए या फिर दूसरे कैटेगरी में कन्वर्ट मत करिए। तो इस बात पे डिसीजन लिया गया है कि रिजर्व कैटेगरी के अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनको एडमिशन दिया जाएगा, नहीं है तो वो जनरल में कन्वर्ट नहीं होगा, किसी दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाएगा, लेकिन आ रहे हैं तो उस पर रिजर्वेशन लागू होगा। और यही सब मोटा मोटी मुद्दा था। डायरेक्ट PhD वाला ही मैं बोल रहा था। डायरेक्ट PhD में हमने डेटा दिया उनको कि 92 स्टूडेंट्स में से मात्र 2 स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी के सेलेक्ट किए गए लास्ट टाइम। ये ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद हमने बताया कि क्या आर्गूमेंट था सेंटर का आर्गूमेंट था कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनका कट ऑफ फुलफिल नहीं होता है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि रिजर्वेशन देने में प्रॉब्लम होती है जहाँ एक ही सीट होता है। दोनों चीज़ का सॉल्यूशन हम लोग यूनियन की तरफ से दिए, एडमिनिस्ट्रेशन का उस पर एग्रीमेंट हुआ, फिर हाउस ने उसको पास किया। हमने सॉल्यूशन ये दिया कि ठीक है सेंटर में 1 सीट है लेकिन पूरे स्कूल में 20 सीट है, तो आप जो है उस पर रोस्टर सिस्टम लागू कीजिए, उसमें पूरा प्रोपोर्शन जिसका जितना है 27%, 15% जो भी है उस तरीके से उसको कीजिए। दूसरा ये है कि आप कट ऑफ का बहाना बना करके रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उसको नहीं लेते हैं, तो आप उस पर ये पोजीशन कीजिए कि रिजर्व कैटेगरी के सीट को अनरिजर्व नहीं किया जाएगा, जो कैंडिडेट है उसको आपको लेना पड़ेगा चाहे उसका कट ऑफ कुछ भी हो। तो ये दोनों बात पे जो है एग्रीमेंट हो गया है। हालांकि डायरेक्ट PhD खत्म करने वाली बात भी बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन फिर सारे लोगों ने कहा कि नहीं डायरेक्ट PhD खत्म करना सॉल्यूशन नहीं है, वहाँ जो प्रॉब्लम है उसको आप रिजॉल्व कीजिए। इस पर भी एक बहुत अच्छा प्रपोजल पास हुआ। और 2-3 चीज़ बस मैंने डिसीजन नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन के बतौर आप लोग को देना चाहते हैं। जैसे कन्हैया ने भी कहा कि प्रॉपर हम लोग को टाइम उतना मिला नहीं सारी चीज़ों पे डिस्कस। हम लोग इतना सारा एजेंडा लेके गए हैं 5-6 पेज का, लेकिन उसमें से 4-5 एजेंडा पे कॉन्क्रीट रूप से बातचीत हो पाई है, उस पर डिसीजन लिया गया है। इसीलिए बाकी सारे इश्यूज़ पे
फिर भी हम लोग जब मीटिंग को ख़त्म किया गया, वीसी को मिले और बोले कि आप हमको समय दीजिए या फिर आप पर्सनली इस पे इंटरवीन करके डिसीजन लीजिए। तो एक बातचीत ये भी हुई कि ठीक है, आपको पार्ट बी में जिस पे स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं उस पर आपको 5-10 मिनट देंगे, आप दो जो इश्यूज है उस पर आकर के बोलिए। फिर कुछ लोग बोले कि नहीं, पार्ट बी में स्टूडेंट होते नहीं हैं, उनको अलाउ कैसे किया जाएगा। तो ये वीसी सर किस हिसाब से लेकिन आश्वासन दिए हैं कि आपका जो इश्यूज है वो हम लोग फॉलो करेंगे, चाहे वो, क्योंकि वाइवा का बात रख दिया इन्होंने। लोग तो राजी हो रहे थे कि 20 पे आपको वाइवा को डिक्रीज कर देना है, लेकिन हम लोग राजी नहीं हुए। हम लोग बोले कि इसको और भी मिनिमम करना पड़ेगा, इसीलिए आप कमेटी बिठाए, उसमें हम लोग बातचीत रखते हैं। वो जो तरीके से हम लोग कोई एंटागोनिज्म टीचर के खिलाफ लेकर हम लोग गए नहीं थे। हम लोग एकदम तर्क के साथ, डेटा के साथ और एकदम होमवर्क करके गए थे कि बात करना है, किसी टीचर का हम लोग का पर्सनल दुश्मनी है नहीं। इसलिए हम लोग बोले कि ये लूप होल है। देखिए 30 मार्क्स आप बना रहे हैं, उस पर 3 अगर कैटेगराइज कर दीजिए, 0 to 10, 10 to 12, 10 to 20, 20 to 30, इन 3 कैटेगरी कर देंगे तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलता है, जनरली क्या होना चाहिए, अगर 50 स्टूडेंट अप्लाई किए हैं तो 25 स्टूडेंट्स को 15 मार्क्स, 15 से ज़्यादा वाइवा मिलना चाहिए, जनरली ये होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि भाई 0 to 5 आपको मिलता है मैक्सिमम लोगों को, और नहीं तो जिसको लेना है 20 to 30 मार्क्स मिलता है आपको। और 0 to 5 किनको मिलता है वो भी हम लोग जानते हैं, जो डिप्राइव कम्युनिटी से होते हैं। तो इस बात को, हालांकि इसको पॉजिटिव कहेंगे हम लोग, इस बात को वो तमाम सारे लोग भी राजी किए और एग्री किए कि नहीं, ये होता है और वाइवा में डिस्कशन होता है, और ये आंकड़ा आप जो बता रहे हैं ये ठीक है। कुछ लोगों का छोड़ करके बाकी लोग का ये पोजीशन था, और इसी के चलते बहुत कुछ टीचर जो हैं बहुत ही सपोर्ट किए हैं, बहुत ही वो हमारे फोरम में उठ करके बोले कि ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, और हम लोग खुद से फील करते हैं। खुद टीचर बोले कि मैं टीचर होते हुए बोलना नहीं चाहता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन होता है स्टूडेंट के सामने, ताकि टीचर का जो रेपुटेशन है वो खराब ना हो जाए। इसलिए वो खुद से ही रिकॉग्नाइज किया होता है, इसको हम लोग को सोल्व करना चाहिए। लेकिन हम लोग माने नहीं कि 20 में आपको डिक्रीज कर देना है, क्योंकि हमारा मानना है कि उसको और भी घटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है, इसलिए कमेटी फॉर्म किया गया है, जेएनयू भी उसका पार्ट है। तो उस पर हम लोग अपना जो डेटा हम लोग एनालाइज किए हैं उसको लेकर के जाएंगे फिर से, और सारे जो टीचर्स हैं उनको सर्कुलेट करेंगे और डिसीजन लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टाइम बाउंड है ये, ऐसा नहीं कि 3 साल के लिए बना दिया। वाइस चांसलर ने कमिट किया है एसी के सामने कि जब ये एसी का एक सेंस है कि ये 30 बहुत ज़्यादा है, इसको रिड्यूस होना चाहिए, तो हम कमेटी बना दिए हैं। क्योंकि आप सारे लोगों के बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं कि इसको हम, क्योंकि हम लोगों ने भी एक लॉजिक दिया कि आप 30 मान लीजिए आपका है, जो आपको ये रेंज बता रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो 0 से 10 या तो स्टूडेंट मिलते हैं या 20 से 30 में स्टूडेंट मिलते हैं। 10 से 20 के रेंज में स्टूडेंट ही नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जिसको लेना है उसको 20 से ज़्यादा दे देंगे, जिसको नहीं लेना है उसको 10 के कम कर दे देंगे, उसको बाहर कर देंगे। हमने कहा कि इसमें आपका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप 10 पॉइंट बना सकते हैं, मान लीजिए आर्टिकुलेशन का, प्रेजेंटेशन का, 10 पॉइंट आप रिसर्च प्रपोजल का, और 10 पॉइंट जो है रिसर्च एबिलिटी का। इस तरीके का आप बना सकते हैं। तो इस तरीके का आपका कुछ है ही नहीं। कोई लड़का सिर्फ आ करके या कोई लड़की जो है सिर्फ आ करके आपके यहाँ इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट हुआ, अपने आप में उसको 5 नंबर मिलना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल सिर्फ वो सबमिट कर दिया, इसका उसको जो है 4 नंबर मिलना चाहिए मिनिमम। 0 नंबर आप कैसे देते हैं? इस लॉजिक से जो है उनका तर्क खत्म हुआ। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि नाम नहीं होता है स्टूडेंट का, कैटेगरी नहीं होता है। हमने कहा इस देश में किसी का जाति जानना बहुत आसान है, क्योंकि हर इंसान के जो है नाम के साथ जो है उसका जो है जाति पता चलता है। अगर जाति नहीं पता चलेगा उसके नाम से, तो उसके बाप के नाम से उसका जाति पता चलेगा। इस देश में किसी का जाति जानना मुश्किल नहीं है। इसके साथ साथ आप जो है लैंग्वेज के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हालांकि इस पे जो है एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन था, और हम लोग जैसे वाइस चांसलर की तरफ से ये प्रपोजल आया कि क्या हम लोग इसको 20 कर दें क्या? सारे टीचर बोलने लगे हाँ 20 कर दीजिए। लेकिन बात यही था कि उसको अभी अगर वो डिसीजन भी ले लेते तो वो फाइनल अप्रूवल के लिए एक बार सारे सेंटर्स में उसको जाना था। हम लोग अपने पोजीशन पे रिजिड रहे, क्योंकि फिर उन लोग हमारे साथ बार्गेन करना शुरू कर देते कि 20 ले रहे हैं तो 25 क्यों नहीं। तो हमारा जो एक लॉजिक था कि सुप्रीम कोर्ट बोला है कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी पे हम लोग स्टिक किए। फिर वाइस चांसलर बोले ठीक है, फिर हम इसको कमेटी फॉर्म कर देते हैं। कमेटी इसमें नहीं, हॉस्टल पे बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिला कि हॉस्टल पे बातचीत कर पाए। हालांकि हॉस्टल को लेकर के रेक्टर से पहले ही बातचीत है,
उस पर हमने जो ये अपना सारा डिमांड सबमिट किया है, उस पर रेक्टर बोला है कि आप एक्शन टेकन रिपोर्ट आकर के ले जाइएगा। उस पर हॉस्टल पे उन लोगों ने यही रिपोर्ट किया है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल से परमिशन हो गया है, वो लोग काम शुरू करेंगे बहुत जल्दी। ये पहले से हम लोगों को पता था, तो हम लोग ये हॉस्टल और माने वाईफाई इन चीज़ों को छोड़ करके पॉलिसी पे हम लोग ज़्यादा फोकस किए। डेप्रिवेशन पॉइंट पे, आपको डायरेक्ट पीएचडी पे, वाइवाबोसी पे, ओबीसी रिलैक्सेशन पे और हॉस्टल में ओबीसी रिजर्वेशन पे, और साथ ही साथ वो जो पीएचडी में जाने के लिए जो मिनिमम सीजीपीए है उसको लेकर के एक प्रपोजल एसआईएस डीन की तरफ से आया था कि सीजीपीए हम इस तरह से बना सकते हैं कि जनरल के लिए 5.5, ओबीसी के लिए 5.2 और एससी एसटी के लिए पीएचवीएच के लिए 5, ये प्रपोजल आया था। लेकिन इस प्रपोजल पे कंसेशनस, वो बोला कि यहाँ पे हम ये डिसीजन कंसेशनस बना के नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑर्डिनेंस का मसला था, तो उस पर कंसेशनस नहीं बन पाएगा। उस पर कंसेशनस बन जाता तो जो आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स का इशू था एक लड़की का और एक एसआईएस का, वो दोनों इशू आज ही रिजॉल्व हो जाता, लेकिन टाइम की अभाव की वजह से जो है फर्दर डिस्कशन नहीं होने की वजह से हम लोग वो इशू रिजॉल्व करा नहीं पाए।